हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया। लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने दो चीजों पर जोर दिया। एक ये कि यह हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोग जो हमारे मंशूर में लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं ना, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में, मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोगों के साथ किए हुए वादे 6 महीने या साल में पूरे नहीं करते। हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पर असेंबली में रेजोल्यूशन लाना, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके कैबिनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करवाना, स्टेटहुड की बहाली के लिए, दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो हैं अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 CPW जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने यह सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है
वो पूरा करेंगे। लेकिन चलिए, फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। फारूक साहब के साथ जब उनकी बात हुई, डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनसे यही गुजारिश की कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, कोई और उम्मीदवार मैदान में है नहीं। अगर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला जाएगा तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदेमंद होगा। एब्स्टेन करना भी बीजेपी के हक में वोट डालने के बराबर है। अब जहां तक बीजेपी को हराने के लिए बिलों पे मंजूरी देने की बात आ जाती है, जो बिल अभी तक हाउस के सामने आया नहीं है, मैं उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता हूं। बिल हमारी प्रॉपर्टी बनने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है। स्पीकर साहब पहले तय करें कि हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा। बिल्स बहुत सी सबमिट होती हैं, किस बिल को मंजूरी मिलती है और कौन सा बिल फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए लिस्ट होता है, वो ना मैं यहां पे तय कर सकता हूं, ना महबूबा मुफ्ती साहिबा तय कर सकती है। बिल हाउस के सामने आ जाए, उसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जो बिल लोगों के हक में होगा और जिस बिल को असेंबली पास करना चाहेगी, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन मैं आज के दौर पे इस यहां पे बैठ के स्पीकर साहब के इख्तियारात में दखल नहीं दे सकता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि वहां से बिल अगर आ जाता है हाउस के सामने तो जरूर हम उस पर गौर करेंगे। हम किसी भी चीज को डिसमिस आउट ऑफ हैंड नहीं करेंगे। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, कुछ लोगों के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमला तो मतलब वो तो होना ही है और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं होती। अब फिलहाल जो आपने महबूबा मुफ्ती जी के हवाले से बात की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती हैं, अब एक तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारे उम्मीदवार जो हैं उनके हक में वोट दें, और फिर आपके सवाल का जवाब देते हुए अगर मैं उनको टारगेट करूं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज को एक तरफ रख देते हैं। जहां तक सजाद लोन साहब का सवाल है, उन्हें भी हमने गुजारिश की कि वो इलेक्शन से दूर ना रहें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट नहीं दोगे, आप बीजेपी की कामयाबी के लिए काम कर रहे हो। और क्या सजाद लोन साहब हंदवारा में लोगों को यह बता पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी की कामयाबी के लिए मेहनत क्यों की? इस सवाल का जवाब सिर्फ सजाद लोन साहब दे सकते हैं। जहां तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात की, कोई दूरी नहीं है ना। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथी सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती, क्योंकि इंडिया ने ना अब तीसरा सवाल आपको नहीं मिलेगा। इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता, लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। पहले तो आपके दूसरे सवाल का तो मेरा जवाब देने का बनता ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना ट्रंप साहब से। ट्रंप साहब अगर मैं हर ट्रंप साहब के बयान पे टिप्पणी करूं तो मेरे पास काम करने के लिए फुर्सत होगा नहीं, क्योंकि हर घंटे उनके तरफ से कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। तो जहां तक ट्रंप साहब के बयान के हवाले से आप रिएक्शन चाहते हो, बेहतर होगा या तो आप बीजेपी से ले लें या मरकजी हुकूमत से लें। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब हो, मेरी हुकूमत से संतुष्ट होना ना होना उसका कोई मायने नहीं ना, क्योंकि अकेले मैंने अपनी हुकूमत को वोट नहीं देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा और ये वोट उनको 4 साल के बाद देना होगा। हम काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे। कितना मुतमईन होंगे ये 4 साल के बाद पता चलेगा। अब आज आप मुझे कहोगे मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूं, 100 में से 100 दूं, 90 दूं, 70 दूं, 60 दूं, 50 दूं। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि इन हालात में इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे, आगे जाके और बेहतर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। तब हमारे सामने तो सारे रास्ते खुले हैं फिर, लेकिन अब मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो धमकियां देके कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बिना धमकी दिए हुए, बिना जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। जहां एक तरफ से आप हमारे जो मैनिफेस्टो में लोगों के साथ किए हुए वादे हैं उनका आप रिपोर्ट कार्ड मांगते हो और आपका मांगना सही है, वहां दूसरी तरफ से जब बीजेपी के दफ्तर में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों तो उन्हें भी पूछे ना, जो वादे करके वो 28 सीटें जीते उनमें से सबसे बड़ा वादा तो स्टेटहुड का था। और मुझे आज भी याद है वो उन दिनों में हम लोगों को ताने देते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को स्टेटहुड की बात करनी नहीं चाहिए, स्टेटहुड दिल्ली से आएगा, जम्मू या श्रीनगर से नहीं। तो अगर स्टेटहुड दिल्ली से आना है और स्टेटहुड का वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी ने किया था, तो वो वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा है? बाकी आगे जाके हमें क्या करना होगा उसको शायद यहां आज दोहराने की जरूरत नहीं है। हालात उस तरह के बने तो फिर मजबूर होकर हम दोबारा यहां बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरा ऐलान कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो हालात नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर के जम्मू कश्मीर के लोगों को
अपने स्टेटहुड के हक से महरूम रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की हुकूमत यहां नहीं बनी। क्योंकि बीजेपी ने शायद ये कभी नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट में या पार्लियामेंट में कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन तब ही देंगे जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। अब अगर हमें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाते तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, तो फिर चलिए ना, मैं मान के चलता हूं कि अगले 4 साल तक स्टेटहुड नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद बीजेपी के इस साजिश को तो कम से कम हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर लोगों को बीजेपी की हुकूमत चाहिए होती, वो 24 में बीजेपी की हुकूमत बनाते, नहीं बनाया। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि बैकडोर से हम बीजेपी की एंट्री यहां कराएं। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से सवाल पूछा, पहले तो मुझे यह बताइए ना, अब इस दरबार मूव को बंद क्यों किया गया? ये तो मतलब एक परंपरा रही थी, और वो भी 47 से पहले की। जो लोग हमें ताने देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं समझते, हम जम्मू कश्मीर के उन महा हस्तियों की जो है इज्जत नहीं करते, उनकी जो विरासत है उसको तहस नहस करने में तो सबसे ज्यादा रोल तो बीजेपी का ही रहा है। लेकिन हमने लोगों के साथ वादा किया था कि हम दरबार मूव को रिस्टोर करेंगे। कैबिनेट ने रेस्टोरेशन का फैसला जो है लिया, वो फैसला एलजी साहब के पास भेजा गया। एलजी साहब ने अपना दस्तखत उस फाइल पे करके वापस दिया। मैंने आज फुल दरबार मूव के लिए सरकारी फाइल पे जो है अपना दस्तखत डाला हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि वो ऑर्डर जारी होगा, और जो पुराना दरबार मूव की जो रिवायत रही है उस रिवायत को हम रिस्टोर कर रहे हैं। अगर रूहुल्लाह अल्ताफ बुखारी साहब के मशवरे के मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? लेकिन इस तरह का कोई असेसमेंट या इस तरह की कोई बात जो है हम ग्राउंड से नहीं सुन रहे हैं। अब अल्ताफ बुखारी साहब को एक शोषा डालना चाहे और उस पर आप जैसे लोग उछल कूद करें तो मैं कैसे रोक सकता हूं इस चीज को? Did you have a stand when the Darbar move was stopped? For all that time you people were silent. जब बंद हुआ तब किसी ने शोर नहीं मचाया। बंद करने वालों को इलेक्शन में शाबाशी भी दी, और जब हम दरबार मूव को रिस्टोर करने की बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है ना, आपने तो इससे ज्यादा ही कहा। कम से कम पहले रेस्टोरेशन के लिए तो आप कहिए ना कि हाँ आपने अपना वादा पूरा किया। बाकी अगर आगे जाके इसको चेंज करना होगा उस पर हम बाद में सोचेंगे ना। आवर मैनिफेस्टो इज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। What we promised in the manifesto we have committed, we have delivered. What I talked about was not a sovereign commitment of the government, it was an idea. It is an idea that I am happy to discuss both with the people of Jammu and the people of Srinagar. But at the moment, I think you should focus on what is important, which is that Jammu was marginalized by the people who claim to be the true representatives of Jammu. And Jammu's marginalization has been stopped by those people who have traditionally been seen as anti-Jammu. You have always painted us as a Kashmir party, not a party of Jammu Kashmir. With this step of restoration of the Darbar move, I hope to some extent we have addressed the propaganda that we are a party of Jammu and Kashmir, not a party of any one particular province. ये आप उनसे पूछ लीजिए ना, मुझसे पूछ। मैं रूहुल्लाह की बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उनकी बात पे आपको टिप्पणी चाहिए आप उन्हीं से ले लीजिए ना, मैं नहीं करूंगा। मैं एलजी साहब और
गवर्नमेंट के ताल्लुकात के बारे में कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि आपको ये अज्यूम करना ही नहीं चाहिए कि ताल्लुकात ठीक नहीं है। हम काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। सर, क्या जहां तक आपने अफसरों के हवाले से बात की, जितना हमने किया है अभी तक, क्या वो मुमकिन होता अगर अफसरों के साथ हम काम नहीं कर रहे होते? आखिरकार किसी भी हुकूमत के लिए अपने एजेंडा को मुकम्मल करने में अफसरों का साथ जो है वो जरूरी होता है। जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं होते, उस तरह किसी भी हुकूमत में सारे लोग बराबर नहीं होते। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात नहीं है। इस मुल्क में किसी भी रियासत में आपको तमाम अफसर बराबर के नहीं मिलेंगे। ज्यादातर अफसर अच्छे होंगे, बीच में एक आध अफसर ऐसा होगा जो काम नहीं करना चाहेगा। यहां पे भी वही हाल है। हमारे और बाकी मुल्क में इसमें कोई खास फर्क है नहीं। प्रीपेड मीटर इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। प्रीपेड मीटर इज नॉट प्राइवेटाइजेशन। प्रीपेड मीटर इज ओनली अ मीटर। जब आप अपने प्रीपेड स्मार्टफोन से परेशान नहीं होते हो, तो आप प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान क्यों हो? है तो वही चीज। आप पहले पैसा भरते हो, फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल इसी तरह आपके यहां मीटर लगेगा, आप पैसा भरिए और बिजली इस्तेमाल करिए। इसमें परेशान होने की क्या? और मैं माफी चाहता हूं, आपके सवाल से ऐसा लगता है जैसे ये मीटर सिर्फ जम्मू में लग रहे हैं। ये मीटर सब जगह लग रहे हैं। मेरी बहन के घर में गुपकार पे इसी तरह का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। मेरी आंटी के घर पे, बिल्कुल मेरे घर के दूसरे तरफ, उनके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर। वो अपने फोन पे चेक करती हैं कि क्रेडिट बैलेंस कितना है। जब कम होना शुरू हो जाता है, वो अपने मीटर में और पैसा चढ़ा देती हैं और बिजली इस्तेमाल कर जाती हैं। अगर मेरे रिश्तेदार ये कर सकते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आम यहां बाकी लोगों को इस चीज की परेशानी क्यों? मैंने कभी स्टेटहुड के ना होने का बहाना के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। और मैंने आज भी कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि हमसे कोई काम नहीं हुआ क्योंकि हमें स्टेटहुड नहीं मिला। मैं सिर्फ ये दोहरा रहा हूं कि स्टेटहुड का वादा मरकज की हुकूमत ने किया है। क्या वो वादा पूरा नहीं होना चाहिए? आखिरकार चाहे हमने सीटें जीती या बीजेपी ने सीटें जीती, स्टेटहुड का वादा तो था ना लोगों के साथ। लगभग 90 मेंबर असेंबली में आप मान के चलिए कि 60, 70, 80 के करीब जो है उन्होंने स्टेटहुड का वादा किया है लोगों के साथ। क्या मरकज की हुकूमत को वो वादा पूरा नहीं करना चाहिए? लेकिन मैंने कभी स्टेटहुड को बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, ना आगे जाके करूंगा। कौन बोल रहे हैं? ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन, एलओपी, जिनको डिप्टी सीएम साहब ने बड़ा अच्छा नाम दिया है। डिप्टी सीएम साहब भी कभी कभी गजब कर देते हैं। मुझे कभी, मेरे दिमाग में कभी नहीं आता एलओपी को वो नाम देना, लेकिन अच्छा किया उन्होंने। नाम में ही जवाब है। ऑपोजिशन मतलब के अपोज करना। आप कैसे उम्मीद करोगे कि जिसका काम है ऑपोजिशन करना वो हमारी तारीफ करेगा? उनका सारा कुछ तो उसी में है, टाइटल में। दैट्स व्हाई आई एम अ मिनिस्टर, ही इज द ऑपोजिशन। मेरा काम है काम करना, उसका काम है अपोज करना। वो अपोज करता रहे, मैं काम करता रहूंगा, फर्क इतना ही है।